नमस्कार, मैं अनुषा और सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। दर्शकों, आज प्रेस वार्ता में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, ऐसी कौन सी खबरें हैं जो लगातार सुर्खियों में चल रही हैं, लगातार अखबारों में फ्रंट पेज में प्रकाशित हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और सभी जगह की खबरें आज हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हमारे साथ एडिटर सूरज जी, हमारे साथ मनीष जी हैं जो तमाम जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। और सबसे पहले हम चलेंगे एडिटर इन चीफ के पास और तमाम बड़ी अपडेट लेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ऐसी कौन सी खबरें हैं जो लगातार सुर्खियों में चल रही हैं और आज अखबारों के फ्रंट पेज में हेडलाइन बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, सबसे पहले खबर में लूंगा जो अखबारों में प्रमुख प्रकाशित किया गया है वो है इजराइल और ईरान युद्ध। उसमें ईरान के एटमी ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया है इजराइल ने, और उसमें सबसे विशेष बात जो कूटनीति है वो ये है, इजराइल ने जो ड्रोन और मिसाइल का उपयोग किया है वो ईरान के राडार पर नहीं आया है और रिकॉर्ड नहीं हुआ है। यही कारण है, शुरू में कल तक जो है अमेरिका बोल रहे थे कि इजराइल ने हमला किया है, हमले की जवाबदारी अमेरिका ने ली थी कि हाँ इजराइल ने हमला किया है, लेकिन देर रात अमेरिका ने भी मना कर दिया है कि हमलों में जो है ना अमेरिका का कोई हाथ है ना उनका साथ है। तो इस घटना को लेके जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब अमेरिका ने पहले बोला था कि इजराइल ने ही ईरान पर हमला किया है और आज मना कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जब ईरान ने हमला किया था इजराइल पर तो 300 मिसाइलें दागे थे और ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अधिकतर जो मिसाइल है उनको जो आयरन ये है डिफेंस सिस्टम है उससे इजराइल ने अपना बचाव कर लिया था, लेकिन उसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से खुलेआम ईरान ने लिया था कि हाँ हमला मैंने किया है, हमने किया है, हमारे देश ने इजराइल के ऊपर हमला किया है। और जो हमारे जो वरिष्ठ वैज्ञानिक है जिनकी हत्या इजराइल ने कर दी थी उनके बदला लेने के लिए हमने ये हमला किया है। लेकिन उसके पलटवार में जिस प्रकार से 10 जो प्रमुख शहर है जिसमें एटमी ठिकाने भी है, वहां पर इजराइल ने वहां मिसाइल से हमला किया है और भारी तबाही मचाई है वहां पर। लेकिन उसको ईरान के जो डिफेंस सिस्टम है उनको भनक भी नहीं लगना और वहां पे मतलब राडार पे रिकॉर्ड भी ना होना, ये ईरान की जो है भारी कमी सामने आई है। उसी का फायदा उठाते हुए इजराइल ने ये मना किया है, मतलब जवाबदारी लेने से साफ इनकार किया है कि ये जो हमला हुआ है ये हमले के ऊपर हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हाँ हमें पता नहीं है हमले किसने किया है। कल अमेरिका ने बोलने के बाद आज जब मना किया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि भाई हमला फिर किसने किया है। इतने बड़े पैमाने पे हमला होने के बाद भी ईरान के पास रिकॉर्ड ना होना, ईरान के राडार का जो है उसमें पकड़ ना पाना, तो अब जो है पूरे जो गल्फ कंट्री है जो विशेष करके जो है उन कंट्रियों में जब चर्चा हुई तो ये एक नकारात्मक जो है एक सूचना फैली है कि ईरान शायद जो है इजराइल के साथ युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि खाली एक डिफेंस सिस्टम से जो और जो राडार है, इस राडार पर जो है जब नियंत्रण नहीं है ना उनके रिकॉर्ड कर सकता है, तो ऐसे स्थिति में युद्ध होता है तो हार निश्चित है। इस कारण से जो बाकी जो देश है वो देश भी जो है इनके साथ आने से मना कर दिया है। तो गल्फ कंट्री के जो विशेष करके जो इस्लामिक कंट्री है वो भी जब ईरान का साथ देने से मना कर दिया है, ऐसी स्थिति में ईरान अकेला पड़ गया है और अकेला पड़ने के कारण से शायद इस युद्ध में जो है आगे और कोई कार्रवाई ना हो, और साथ ही जो है 4% जो है कच्चा तेल का जो भाव है वो उछल मारा है। तो इसको देखते हुए भी जो है पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो हमले हो रहे हैं इस कारण से तेल का जो भाव है वो ज्यादा बढ़ जाए। दूसरा यही है कि भारत में जो है इसका असर ये पड़ेगा कि भारत चाहता है कि ये युद्ध बंद हो,
और इजराइल को भी वो समझाइश दे रहे हैं और ईरान को भी समझाइश दे रहे हैं, क्योंकि भारत जो है दोनों ही मित्र राष्ट्र है। दोनों मित्र राष्ट्र होने के कारण से ये युद्ध में बिल्कुल फ्रंट पे आके भारत किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं निभाएगा, बल्कि जो 30,000 भारतीय जो ईरान में है, जो ईरान में किसी न किसी उसमें काम कर रहे हैं, उनको यदि युद्ध और आगे बढ़ता हुआ दिखता है तो लाना भारत के लिए कठिन होगा। ऐसी स्थिति में एक अलर्ट जारी कर सकता है कि भाई अभी से जो है बड़ा युद्ध चालू हो, इससे पहले आप लोग भारत आ जाओ, इसके लिए कोई इंतजाम कर सकते हैं भारत। और ईरान जो है अरब देशों का सहयोग न मिलने के कारण से एक तरफा जो है तो कार्रवाई करने से अब बचेगा, क्योंकि उनको लगा है कि अब मुझे अकेला ही लड़ना है। इस खबर को जिस प्रकार से प्रकाशित किया गया, इससे ऐसा लग रहा है कि जब ईरान पर अकेला करने के बाद आगे जो युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, शायद 1-2 दिन में जो है किसी खूबसूरत मोड़ देके इसे छोड़ दिया जाए, आगे युद्ध ना हो। ये एक अच्छी खबर हमारे सामने है कि आगे अगर युद्ध नहीं हो तो अच्छी बात है। दूसरी खबर ये है कि प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में ये कहा कि जो आतंक का सप्लाई पाकिस्तान करता था, आज आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। मतलब बड़ी बात कही है कि वो देश जो हमारा दुश्मन देश था, समय समय पर वो हमारे ऊपर अघोषित रूप से घुसपैठ करके हमले करते थे, कई जवानों को मारते थे और कई प्रकार के जो है आर्थिक क्षति पहुंचाने में कोताही नहीं बरतता था। आज वो आटे के लिए तरस रहा है। आज आतंकवाद सप्लाई तो दूर की बात है, आटे की स्थिति भी है, मतलब खाने के लाले पड़ रहे हैं। तो ये बात जब प्रधानमंत्री ने मंच से बात कही है, तो इसमें पाकिस्तान के जो मीडिया है उसको बड़ा इसको हाईलाइट किया है, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया ने ये कहा तो अधिकतर मीडिया ने पाकिस्तान के जो सरकार है उसको घेरा है। मतलब ये है कि प्रधानमंत्री की जो कूटनीति चाल है वो देखिए कितना असरकारक है कि भारतीय मीडिया ने तो प्रधानमंत्री की तारीफ की ही है, वहां पर प्रधानमंत्री की तारीफ की कि नहीं की ये मैटर नहीं रखता है, बल्कि वहां के जो मीडिया है वो अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने देश के सरकार के खिलाफ जो है खबरें चला रहे हैं। तो इसके मतलब यही है कि भारत ने मतलब प्रधानमंत्री ने जो तीर फेंका वो सही जगह पर जाके लगी है और प्रधानमंत्री की जो बात है वो दूर तक लग गई है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और अभी हम हमारे एडिटर सूरज जी से तमाम जानकारी जानेंगे, क्योंकि कल 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव हुआ है और 68% वोटिंग हुई है, और जिसमें सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में सबसे अधिक वोटिंग हुई है 83%, और सबसे कम वोटिंग अगर देखे जाए तो 49% हुई है। और बहुत सी जगह हिंसा भी हुई है वोटिंग वाले दिन। इसको लेकर तमाम और क्या जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें? देखिए, जिस तरह से लोकतंत्र के महापर्व का कल पहला चरण था और 7 चरणों में चुनाव होना है। आपने जिक्र किया वोटिंग परसेंट का, तो सबसे पहली बात बता दूं कि मैं जहां एक तरफ मतदाताओं में रुझान देखा गया, वहीं कई जगह नाराजगी जो सामने आई है, कभी प्रत्याशी के लिए बतौर या सरकार के बतौर, तो वो नाराजगी भी कहीं ना कहीं मतदान के प्रतिशत को प्रभावित करने में उसने कारगर भूमिका निभाई है। बात करें हम, सबसे ज्यादा वोटिंग जो है 77.57% जो है वो पश्चिम बंगाल में हुई है और त्रिपुरा में 76.10% है, पुडुचेरी में 72.81% वोटिंग हुई है। सबसे कम वोटिंग अगर देखें तो यहाँ बिहार आ रहा है जो 46.32% यहाँ वोटिंग हुई है। इसके अलावा राजस्थान में भी 50.27 और मिजोरम में 52.62% हुई है। एक बात जरूर यहाँ उल्लेखनीय है कि नागालैंड में जो है 6 जिलों में वोटिंग हुई ही नहीं है। अब यहाँ पर चुनाव आयोग को विचार करना होगा कि पुनर्विचार के माध्यम से कि यहाँ पर वोटिंग क्यों नहीं हुई है, वहाँ 0% वोटिंग रही है क्योंकि। हालांकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में यदि हम देखें कि ये दूसरे, क्योंकि 21 राज्यों का मतदान रहा, 21 राज्यों में 102 सीटों पर रहा है, तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में इस बार कुल मिला के ऐसे 8 राज्य जहां 50 से 60% वोटिंग हुई। तो ये जो वोटिंग ट्रेंड है, यदि ये पहले चरण से सेट हो गया तो ये जहां देखा जाता है कि कई जगह कई चीजों पर एक तरफा मुकाबला होता है, लेकिन यदि अगर ये ट्रेंड सेट हो गया 7वें चरण तक, तो फिर एक तरफा मुकाबले की बात नहीं आती, क्योंकि फिर वहां कंटेस्ट हो जाती है। दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा
कि जिन 6 सीट मध्य प्रदेश की जिन 6 सीटों पर मतदान हुआ है, छिंदवाड़ा है, शहडोल है, सीधी है, मंडला है, बालाघाट, जबलपुर है, तो बालाघाट की का जो बैहर तहसील है वो नक्सल प्रभावित मानी जाती है। हालांकि वहां मैं आपको बताऊं कि वहां एक गांव है दुलगाई गांव, जहां केवल 80 वोटर हैं, 80 मतदाताओं के लिए बूथ जो बनाया गया था दुलगाई गांव में। और यहाँ पर नक्सलियों ने धमकी भी दी थी, क्योंकि सुना गया था कि नक्सलियों ने मतदान के बहिष्कार की बात कही, लेकिन यहाँ ये जो 80 मतदाता हैं, इन मतदाताओं ने सुबह 9 बजे ही वोट डाल दिया था। तो जहाँ मताधिकार की बात है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मत के अधिकार का प्रयोग करना है, तो वहाँ नक्सलियों की धमकी भी काम नहीं। दुलगाई गांव में महज 2 घंटे में 100% वहाँ वोटिंग हो गई थी। एक तरफ ये रुझान देखा जा रहा है कि मतदाताओं में जिस तरह का उत्साह रहा है कि नक्सलियों की धमकी के बावजूद भी 100% वोटिंग हुई है, वहीं नागालैंड के 6 जिलों में 0% वोटिंग हुई है। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की 6 सीटों की वोटिंग परसेंट की, तो जहां जबलपुर में 69% वोटिंग हुई, 60% वोटिंग हुई, क्योंकि पिछले बार से कम मतदान हुआ है इस बार। तो 2019 में जो मतदान हुआ था उससे 7.5% कम वोटिंग हुई है, क्योंकि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अगर ऑल ओवर एवरेज अगर निकालते हैं तो 62% वोटिंग हुई है, वहीं मध्य प्रदेश में देखें तो 67.08% वोटिंग हुई है। यहाँ जैसा आपने बताया कि कहीं कहीं छुटपुट घटनाएं भी हुई हैं, क्योंकि मणिपुर में ईवीएम मशीन को तोड़ने की बात आई थी। छत्तीसगढ़ में जहां मतदान हो रहा था उससे कुछ ही दूरी पर एक ब्लास्ट की खबर भी सामने आई थी, और पश्चिम बंगाल में भी घटना पथराव की सामने आई थी कि वहाँ टीएमसी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच पथराव हुआ है। छिंदवाड़ा में जो है कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कुर्सियां एक दूसरे को फेंकी गई, इससे घटनाएं भी सामने रही हैं। जहां हम बात कर रहे थे कि वोटिंग परसेंट को लेकर के, हालांकि छिंदवाड़ा मंडला में बताया जा रहा था कि मध्य प्रदेश के जो छिंदवाड़ा सीट और मंडला सीटें हैं कभी टक्कर, लेकिन वोटिंग परसेंट से बहुत कुछ यहाँ पर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में सबसे ज्यादा 79% वोटिंग हुई है, वहाँ पर बिहार की नवादा में 40% वोट पड़े। 2019 में भी नवादा में सबसे कम 49% वोटिंग हुई थी, और इस बार उससे भी कम ही वोटिंग हुई है। तो ये जो ट्रेंड देखा जा रहा है, इस ट्रेंड को लेकर के सियासी गलियारों में और जो राजनीति के गणितज्ञ हैं उन्होंने अपने अपने गणित लगाना शुरू कर दिए हैं कि वोटिंग परसेंटेज को लेकर के, क्योंकि अगर जैसा पहले कहा मैंने कि जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन होता है, फर्स्ट फेज का जो वोटिंग होती है उसमें ट्रेंड सेट हो जाता है। तो यदि ये ट्रेंड सेट हो गया, क्योंकि चुनाव आयोग की कोशिश रही है और सभी बड़े नेताओं ने भी अपील की थी मतदान के लिए कि मताधिकार का प्रयोग करें, तो चुनाव आयोग की कोशिश थी इस बार की 70+ जाने की, 74-75% तक वोटिंग होना चाहिए। और यदि वो आंकड़ा नहीं छू पाए हैं तो मतदाताओं का घर से न निकलना। एक चीज और यहाँ जरूर सामने उल्लेख करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में कुछ जगह देखा गया है कि सुबह के समय वोटिंग ज्यादा हुई है और शाम के समय वोटिंग ज्यादा हुई, क्योंकि मौसम भी इस तरह से है कि जहां एक तरफ मौसम तप रहा है और 40% से 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो है पारा रहा है, तो दोपहर का समय जो है उस समय वोटिंग की जो गति धीमी रही है। तो इस कारण भी रहा है कि लोग घरों से कम निकले हैं। लेकिन ये चीज भी है कि अब हो सकता है कि चुनाव आयोग के द्वारा जो जन जागरूकता अभियान है वो और तेज किया जाए, ताकि दूसरे चरण की जो वोटिंग होना है तो दूसरे चरण की वोटिंग के लिए मतदाता ज्यादा। हालांकि चुनाव आयोग ने बूथ पर जो है मतदान केंद्रों पर कई तरह की व्यवस्थाएं कर रखी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वोटिंग परसेंट का थोड़ा सा नीचे आना चिंता का विषय इसलिए हो जाता है कि मतदाताओं के रुझान और राजनीतिक दलों के जो सियासी गणित हैं, जो सियासी गणित हैं वोटिंग परसेंट पर निर्धारित करते हैं। वोटिंग परसेंट थोड़ा सा नीचे और आता है तो स्वाभाविक बात है कि फिर कांटे की टक्कर देखी जाएगी। दूसरी तरफ बताना चाहूंगा मैं कि कल एक और वीडियो दिन में चर्चा का विषय रहा है, जो छिंदवाड़ा के जो मेयर हैं वहां पर जो है विक्रम आहाके, उन्होंने कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी, लेकिन कल सुबह से उनका एक वीडियो दिन भर चर्चा में रहा और वो वीडियो रहा जिसमें वो नकुलनाथ के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए नजर आए। तो इस बात को लेकर भी हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा इस पर टीका टिप्पणी भी की गई है कि वही कमलनाथ वही नकुलनाथ है जिन्होंने इनको लालची बताया था और धोखेबाज बताया था, और ये उस पर अब कोई टिप्पणी नहीं आई है। इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा जरूरी है। दूसरी एक खबर है
जो चर्चाओं में तो है, लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है ये कुछ समय बाद पता चलेगा। क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि पहले चरण के मतदान से पहले जिन सीटों पर मतदान होना था, उन सीटों के या उस क्षेत्र के आसपास के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे थे, कांग्रेस छोड़ रहे थे। अब दूसरे चरण में जहां माफी चाहूंगा, दूसरे चरण में जहां चुनाव होना है, वहां के कांग्रेस नेताओं का अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है। तो इसमें जो मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक दल के सचेतक रहे हैं पहले, और वर्तमान में 6 विधायक हैं और 6 बार के विधायक हैं, कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे हैं। रामनिवास रावत एक बड़ा नाम माना जाता है कांग्रेस के नेताओं में। तो रामनिवास रावत के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें चल रही हैं, और इसको लेकर के ये भी है कि 25 अप्रैल को जब मुरैना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होगी, तो नरेंद्र मोदी के सामने शायद वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा ये, क्योंकि जिस तरह से अभी हमने देखा है पहले चरण के मतदान से पहले जिस तरह के नाम, बड़े नाम, दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए हैं, तो अब यदि रामनिवास रावत जाते हैं तो रामनिवास रावत के साथ में उनके समर्थक भी जाएंगे, तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका शामिल होने वाला है। एक बात का और जिक्र करना चाहूंगा मैं यहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। कल भी उनका एक दौरा रहा है, और दमोह में, क्योंकि बुंदेलखंड की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण रखती है, बुंदेलखंड में मतदाताओं को साधना हर राजनीतिक दल के लिए कड़ी चुनौती रही, क्योंकि बुंदेलखंड में कई तरह की समस्याएं हैं। जल संकट से अभी तक बुंदेलखंड उबर नहीं पाया है, रोजगार के कारण पलायन की समस्या वहां बनी रही थी। तो ऐसी स्थिति में बुंदेलखंड की सभी सीटों को साधने के लिए सभी राजनीतिक दलों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती। उसी कड़ी में कल दमोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी, और उन्होंने इस सभा में जहां एक तरफ विपक्ष पर निशाना साधा, वहीं उन्होंने जो बात कही कि अब मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी का जिक्र वो हर जगह करते हैं। उन्होंने देश की मजबूती की बात कही है। उन्होंने बात कही है कि ये तीसरी बार यदि सरकार आएगी तो वो काम जो हमने और सोच रखे हैं वो हम करेंगे, क्योंकि बुंदेलखंड में पानी की समस्या, सिंचाई की जरूरत का जो बात आती, तो उन्होंने कैन बेतवा लिंक जो 44,000 करोड़ की परियोजना है, इस परियोजना का जिक्र किया है कि यदि हमारी सरकार रहती है तो इस परियोजना को मूल रूप दिया जाएगा, और मूल रूप देने के बाद में यहाँ जो सिंचाई के लिए पानी की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, वो उस समस्या से यहाँ के लोगों को निजात मिलेगी। जी निशा। बिल्कुल। और हमारे साथ मनीष जी हैं, और जो कि मध्य प्रदेश में कल 6 सीटों में वोटिंग हुई है पहले चरण में, और दूसरे चरण की जो वोटिंग हो रही है वो भी काफी नजदीक है। ऐसे में मध्य प्रदेश में इस वक्त का चुनावी माहौल कैसा चल रहा है, हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल ऐसा, चूंकि लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, 44 दिनों तक ये महापर्व चलेगा। तो बता दें कि कल ही पहले चरण की वोटिंग हुई है 102 लोकसभा सीटों पर। मिला जुला रुझान हमको मतदाताओं का देखने को मिला है। कहीं मतदाता मौन है तो कहीं मतदाताओं ने मुखरदा से इस लोकतंत्र के महापर्व में काफी उत्साह दिखाया, वोटिंग की है। जैसा कि एडिटर सूरज पाठक जी ने भी कहा कि मध्य प्रदेश के बालाघाट की जो दुलाराई गांव है, वहां पर भी 100% मतदान देखने को मिला है। लोगों ने 9 बजे ही वहां पर 100% मतदान किया था। हालांकि वहां पर जो नक्सली लोग हैं उन्होंने धमकियां भी दी थी, लेकिन उनकी लोकतंत्र क्या है, उनकी धमकियां काम नहीं कर पाई। इस तरीके से अगर हम देखें कि बिहार में सबसे कम वोटिंग हुई है, देखिए बिहार में जो सबसे कम वोटिंग हुई है, देश भर में उसकी चर्चा हो रही है, अखबारों के पन्ने भी बटे हुए हैं बिहार की खबरों के लेकर भी। लेकिन ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, उनके पाला बदलने के चलते वोटर उनसे नाराज है, क्योंकि एन वक्त लोकसभा चुनाव से एन वक्त उन्होंने सरकार जो है बदली है, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। राजद के साथ पहले उन्होंने गठबंधन बनाया और सरकार चलाई, लेकिन अब उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले जब पाला बदला तो कहीं ना कहीं मतदाताओं में इसकी नाराजगी देखने को मिली है। मध्य प्रदेश की एक दो और खबर पर मैं आपका जिक्र करना चाहूंगा, चूंकि विक्रम अहाके का यहाँ पर जिक्र किया एडिटर सूरज पाठक जी ने, उसमें एक चीज और देखने को मिली। उन्होंने कहा, उनसे जब सवाल किया गया कि आप 18 दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, तो उन्होंने एक दिलचस्प टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मैंने लिखा पढ़ी थोड़ी ना की थी, लिखा पढ़ी करके बीजेपी के साथ नहीं आया हूं, ये मैं देखूंगा कि मुझे किसके साथ जाना है। मुझे उन्होंने मेयर बनाया, मुझे उन्होंने नेता बनाया, तो स्वाभाविक से मैं उनकी ओर जाऊंगा। और मैं जनता से भी यही अपील करता हूं
कि नकुलनाथ को आप वोट दें। तो ये वीडियो उनका कल दिन भर चर्चा का विषय रहा। दो तरफा इस पर सवाल उठे, एक तरफ बीजेपी में जाने को लेकर और दूसरी तरफ उनके यू टर्न को लेकर भी। एक और मैं खबर का जिक्र करना चाहूंगा जो खबर अखबारों के पन्ने पर है और खास चर्चा का विषय है, वो है छिंदवाड़ा से ही खबर है। जो बीजेपी के प्रत्याशी है विवेक बंटी साहू, उनका एक महिला से ऑडियो बात करने का ऑडियो जो है वायरल हुआ है। उन्होंने इसको मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी का ट्विटर अकाउंट है उस पर शेयर किया गया है। इसको लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि यह फर्जी है। इसको लेकर उन्होंने जीतू पटवारी को भी घेरा और ये जो ऑडियो कल वायरल हुआ तो कल ये दिन भर चर्चा का विषय रहा। कल इसलिए भी रहा क्योंकि कल वहां पर वोटिंग हो रही थी और पहले चरण की वोटिंग में उनको ऑडियो वायरल हो जाना ये एक बिल्कुल चर्चा का विषय है। दूसरी एक और खबर का मैं जिक्र करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में जो सबसे जो 7.5% कम वोटिंग हुई है वो कहीं ना कहीं पिछले चुनाव को लेकर देखा जा सकता है कि पिछली बार जो वोटिंग हुई थी वो लगभग 73% हुई थी, लेकिन इस बार कम वोटिंग हुई है। तो कम वोटिंग होना भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हमको भी सोचना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को भी सोचना पड़ेगा कि जो कम वोटिंग हो रही है उसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं। मतदाता अपने घरों से निकलकर वोटिंग पोलिंग बूथों पर क्यों नहीं आए हैं। देखिए एक ये भी कारण हो सकता है कि गर्मी ज्यादा है, लेकिन जैसा कि पाठक हमारे सूरज पाठक जी ने बताया एडिटर ने कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम मतदाताओं का रुझान काफी देखने को मिला, लेकिन जो दोपहर का समय जो रहा है वो काफी गर्मी का समय रहा है और पारा तापमान हाई था। इसके चलते भी तो कहीं ना कहीं सुविधा का अभाव भी दिखा गया है। अगर समुचित व्यवस्था की जाती या और बेहतर सुविधा की जाती तो कहीं ना कहीं मतदाताओं का रुझान सबसे अधिक हो सकता था। जी बिल्कुल। और अब भी हम सीधे फिर से चलेंगे हमारे एडिटर इन चीफ के पास, क्योंकि आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है और उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए बेल भी मांगी थी। हालांकि उन्हें बेल नहीं मिली थी और इस वक्त वो तिहाड़ जेल में बंद है। इसको लेके तमाम और क्या खबरें सामने आ रही है, क्या अपडेट सामने आ रही है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, आप पार्टी के जो नेता अभी जेल में बंद है उनके खिलाफ काफी एविडेंस है। उनके जो बाकी जो लोग अभी गिरफ्तार है उसमें जो मुख्य आरोपी है इन लोगों के बयान है। ऐसी स्थिति में कम संभावना है कि उनको जमानत मिल पाए। लेकिन ये है कि जो उन्होंने एक मांग की है कि इलेक्शन में प्रचार करने के लिए हमें जमानत दे जाए, इसमें भी कोर्ट शायद उनकी बात ना माने। और ऐसी स्थिति में ये पूरा डिपेंड करता है न्यायपालिका के ऊपर, डिपेंड करता है जज के ऊपर और डिपेंड करता है जो एविडेंस प्रस्तुत किया है उसके ऊपर। अब ये देखना ये होगा कि जमानत आज मिलते हैं क्या नहीं। इसके साथ एक खबर पर मैं नजर दौड़ाना चाहूंगा। एक बहुत ही खुशी की खबर है कि भारत ने स्वदेशी ब्रह्मास्त्र मिसाइल जो है वो निर्यात करने के लिए 3,111 करोड़ रुपए की जो है डील की है। फिलहाल फिलीपींस को ये भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार है ये मिसाइलें और ये पहली बार है जो भारत के जो बड़े मिसाइल है वो किसी दीगर देश में इतने बड़े पैमाने पे पैसे में डील हुई है। और इस डील के बाद कुल मिला के जो आगे जो टारगेट है उसमें ये 23-24 की जो इसमें 32.5% बढ़ाकर 21,000 करोड़ तक ले जाने का प्लान है। और उसके बाद फिर 24-25 तक उसको भी बढ़ाकर 35,000 करोड़ रुपए का जो है रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि भारत अब अपने देश में ही जो है इस प्रकार के मिसाइलें बनाने लगा है। इस कारण से जो है अन्य देशों से जो हमें भारी बड़ी राशि चुका के अस्त्र शस्त्र को खरीदने की जरूरत पड़ती थी उस पर अब धीरे से हम अग्रसर हो रहे हैं कि उसकी पूर्ति भारत में ही हो जाए। और इसमें कई देशों ने मतलब बड़े देश भी जो निर्यात करने के लिए जाने जाते हैं ऐसे देश भी जो है भारत के संपर्क में है और भारत के मिसाइल खरीदने के लिए वहाँ तैयार है। और जिस प्रकार से जितने कैपेसिटी भारत का है कि जो इतने मिसाइलें बना सकते हैं, फिलहाल उतना ही ऑर्डर भारत अभी ले रहा है और आगे जाके जो है जैसे डिमांड बढ़ेगी तो शायद इनकी कैपेसिटी बढ़ा के और सभी को देने की स्थिति में हो जाएंगे। पनडुब्बी जहाज के साथ साथ फाइटर प्लेन भी
उसमें तैयार किया गया है। तो ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद एडिटर इन चीफ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ एडिटर सूरज जी थे, जिन्होंने तमाम चुनावी मुद्दे से जुड़ी तमाम जो अपडेट थी, तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा की। हमारे साथ मनीष जी थे, जिन्होंने तमाम जानकारी साझा की। तो दर्शकों, आज प्रेस वार्ता में हमने जाना देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, तमाम बड़ी अपडेट। ऐसी कौन सी खबरें जो लगातार सुर्खियों में थी, आज सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही थी चुनावी माहौल से संबंधित। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई सुर्खियों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।